दोस्तों, एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गरीब माँ की 4 बेटियां बिन शादी के पेट से कैसे हो गईं? इन बच्चों का बाप कौन है? यह वाकया सारे गांव वालों को हिलाकर रख दिया। कैसे एक ही घर के 4 जवान बेटियां हमला कैसे हो गईं? यह दिल दहला देने वाला वाकया जरूर सुने। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बेवा औरत थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटी थी। उसका बेटा कोई नहीं था और 7 ही बेटियां बहुत खूबसूरत थीं। इस बूढ़ी औरत की 7 बेटियां ही बहुत नेक थीं। इस औरत ने अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी। उनकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उस बूढ़ी माँ की बड़ी 4 बेटियां हमला हो गईं। और हैरत की बात तो यह थी कि इन चारों बेटियों को पता ही नहीं था कि उनके साथ यह गलत हरकत किसने की है। और जब इस कहानी का खुलासा होगा कि इन 4 लड़कियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन था, तो आपके पैरों में से जमीन खिसक जाएगी। कहानी कुछ यूं है कि एक बार बादशाह का दरबार लगा हुआ था और बादशाह अपने दरबार में बैठा सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। इन्हीं लोगों के बीच एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई, जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बादशाह बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा कि अम्मा, आपको क्या परेशानी है? इस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ देखा तो खामोश हो गई। वजीर गुस्से से बोला कि ए अम्मा, आप बताइए, आपकी परेशानी क्या है? आप इधर उधर क्या देख रही हो? आपकी परेशानी बताइए ताकि हम इसका हल निकाल सके। बूढ़ी औरत बादशाही से रोकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरा जो मसला है मैं वह सबके रहते हुए सबके सामने नहीं बता सकती। मैं सिर्फ आपको अकेले को ही बताऊंगी, क्योंकि मैं बेवा औरत हूं। मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूं। अगर मैं अपनी परेशानी सबके सामने आपको बताती हूं तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों को कल को कोई मसला ना हो जाए, कोई आधी रात को मेरे घर ना घुस आए। इसलिए मैं आपको अपनी परेशानी अकेले में बताना चाहती हूं। वह बादशाह काफी परेशान होकर सोचने लगा कि यहां इतने बड़े बड़े मसले लेकर लोग आए हैं और उन्होंने सबके सामने बताया है। आखिर इस औरत का ऐसा क्या मसला है? ये औरत सबके सामने क्यों नहीं बताना चाहती? बादशाह बोला कि आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे आदमी मेरे भरोसे के आदमी हैं। आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह दुखी बूढ़ी औरत रोकर ही बोली कि नहीं बादशाह, सलामत नहीं। मैं आपको अकेले ही वह बात बताऊंगी। तो बादशाह उठ खड़ा होता है और कहता है कि इस औरत को मेरे कमरे में लेकर आओ ताकि यह बात मुझे अपनी बता सके। अब 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले जाते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे अकेले बुलाया कि मैं यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बादशाहत में कोई इतनी दुखी औरत हो और मैं आपका दुख जानकर आपके दुखों पर मरहम ना रखूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप मुझे अपना दुख बताइए। वह बूढ़ी औरत रोकर कहने लगी, बादशाह, मैं एक बेवा औरत हूं। शौहर को वफात पाए अरसा गुजर चुका है और मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं लोगों के अमीर घरों में जाकर बर्तन धोती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों में काम करती हूँ। और इन अमीर घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है, जो मुझे मेहनत मजदूरी के पैसे मिलते हैं, उसी में से मैं अपना घर चलाती हूँ और उसी से अपना घर चलाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। मैंने कभी किसी से कोई शिकवा नहीं किया कि मैं ऐसी गुर्बत की जिंदगी जी रही हूँ। मेरी 7 बेटियां हैं, पर्देदार हैं। वह कभी भी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सरों पर दुपट्टा रखती है। मेरी जिंदगी ऐसी ही चल रही थी। एक मर्तबा मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मैं अपनी बड़ी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, तुम्हारी बेटी पेट से है। यह बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक जाती है कि मेरी बड़ी बेटी की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, तो यह हमला कैसे हो गई? मैं जब अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी कि बताओ किसके साथ तुमने ये मुंह काला किया है और ये बच्चा किसका है? जब मैंने अपनी बेटी को काफी मारा तो मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि ये अम्मा, मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है। ये मेरी प्यारी अम्मा, अम्मा मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ बात तक नहीं की। मैं कभी अकेली घर से बाहर नहीं गई। मैंने किसी से कभी आंख तक नहीं मिलाई। ये मेरी प्यारी अम्मा, मुझे नहीं पता ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया है। वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी पर यकीन कर लेती है और कहती है, बादशाह
सलामत से कहती है, मैंने इसे पैदा किया है, मुझे पता है मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। और उसके कुछ दिन बाद मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं कह रही। वह बूढ़ी औरत बादशाह सलामत को यह वाकया सुनाते हुए रोने लगी कि बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर मेरी बड़ी बेटी ने 9 माह बाद एक बेटे को जन्म दिया और मारे मजबूर हमने बच्चे की परवरिश करना शुरू कर दिया। इसके 2-3 माह बाद मेरी छोटी बेटी हमला हो गई। जब मैंने उसको डॉक्टर के पास लेकर दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी ये भी पेट से है। डॉक्टर की क्या बात सुनकर मेरे दिल को दूसरा झटका लगा। मैं रोने लगी। मेरी बेटियों के साथ ये सब कौन क्या कर रहा है? हमारे घर पर भी कोई नहीं आता है और मेरी बेटियां बाहर भी नहीं जाती हैं। मैंने अपना वाक्य अल्लाह पर छोड़ दिया। हे अल्लाह, इस वाक्य बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ ये गंदी हरकत कौन कर रहा है। मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी भी उम्मीद से हो गई और मेरी चौथी बेटी जो 14 साल की थी वह भी पेट से हो गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, मेरे घर पर क्या हो रहा है। इस दुखी मां का या वह वाक्य सुनकर राजा हक्का बक्का हो जाता है कि यह कैसा वाक्य है कि यह क्या सुना रही है बूढ़ी औरत। अपनी कहानी सुनाकर राजा बादशाह के पांव पकड़ लेती है और कहती है, ये बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता करना है कि मेरी इन बेटियों के साथ गलत हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के मुजरिम को आप पकड़िए। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, मुझे जरा सा भी पता नहीं चला कि वह इंसान कब आता है। हमारे घर में उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगा, ये अम्मा, तुम्हारी चौथी बेटी के साथ ये हरकत हुई है। तुम तब आई, तुम्हें तो तभी ही आ जाना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ यह हरकत हुई थी। तभी तुम्हें आ जाना चाहिए था। अगर तुम उस वक्त यह बात बताती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ क्या सब नहीं होता? मगर तुम्हारे जैसे गरीब लोग बदनामी के डर से यह जहर पी लेते हैं और फिर वह जहर तुम्हारे अंदर काटता रहता है। यह बात जब तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर तुम लोग आगे बताते हैं कि यह मसला हो गया है। और अम्मा, तुम भी उन लोगों में से हो जो अब आई हो। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती तस्लीम करती है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं अभी आ चुकी हूं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मेरी बेटियों के मुजरिम का पता लगना चाहिए कि वह कौन है। बादशाह सलामत बहुत ही नेक दिल वाले आदमी थे। कहने लगे कि ये अम्मा, अब तुम घर जाओ। ये परेशानी अब तुम्हारी नहीं है, अब यह परेशानी मेरी है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो, कोई दरिंदा गरीब पर इतना जुल्म कर रहा है और मैं चैन की नींद सोलो तो मेरे बादशाह सलामत पर लालित है। इसलिए अभी आना टिकफ्ती, आप अपने घर जाइए, अब यह परेशानी मेरी है। वह बूढ़ी औरत वहां से खामोशी की चादर लेटे वहां से बाहर आ गई और अपने घर चली गई। अब बादशाह सलामत वहां से निकालकर बाहर आकर बैठ गए और बाकी लोगों के मसले सुनाने लगे। लेकिन बादशाह सलामत का ध्यान इसी औरत की तरफ था कि इस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। बादशाह सलामत लोगों के मसले सुनकर फ्री होता है तो वह अपने कमरे में वजीर को बुलाता है। वजीर जब बादशाह सलामत के चेहरे पर आई परेशानी को देखता है तो वह खास पूछता है कि बूढ़ी औरत ऐसी कौन सी बात बता के गई है जिस वजह से आप काफी परेशान हो गए हैं। बादशाह सलामत कहने लगे कि मेरी सल्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते जब उनका गुनाह हमारे सामने खुल गया तो हम उसे सख्त सजा देंगे। वजीर भी परेशान होकर बोला, बादशाह सलामत कि क्या मामला है। फिर बादशाह सलामत वजीर को सारा मामला बता देते हैं। फिर कहते हैं कि कोई दरिंदा है, वह इस औरत के घर पर दीमक की तरह लग गया है और इस शख्स दरिंदे का इतना मन बढ़ गया है कि वह इस बेवा औरत की 4 बेटियों को हमनी कर दिया है। इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को बच्चे पैदा हो गए हैं और छोटी बेटी हमला है। इस बूढ़ी औरत की 3 बेटियों को भी खतरा है। हमें पता लगाना होगा बूढ़ी औरत के घर कौन आता है और किस वक्त आता है। इसके बाद बादशाह सलामत और वजीर सोचने लगते हैं कि बात का कैसे पता लगाया जाए। थोड़ी देर बाद वजीर कहने लगता है कि बादशाह सलामत, मेरे मन में एक तरकीब आई है। बादशाह सलामत कहता है कि जल्दी बताओ कौन सी तरकीब है। वजीर कहता है, बादशाह सलामत,
दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में ये बात बताऊंगा। फिर वजीर बादशाह सलामत के कान में कुछ कह देता है, यानी कोई तरकीब बताता है जो बादशाह सलामत को भी पसंद आ जाती है। इसके बाद वजीर एक बकरी लेकर इस बूढ़ी औरत के घर पर चला जाता है। रात के तकरीबन 9 बज रहे होते हैं। बूढ़ी औरत वजीर को देखकर कहती है, ये वजीर, आप इस वक्त मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? वजीर बोला, जो परेशानी आप बादशाह सलामत से कहकर आई हो, इस बात से बादशाह सलामत बहुत ही परेशान है। बूढ़ी औरत बोली, आपके हाथ में जो या बकरी है, आप इसका क्या करोगे? वजीर बोला, आप मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। इसके बाद अंदर आने के बाद वजीर बूढ़ी औरत से कहने लगा, इस बकरी का चारा बनाकर हम इस दरिंदे को खिलाएंगे। बस तुम लोग कुछ भी मत बोलना, चुप करके देखते रहना कि वह दरिंदे कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए आप सब आराम से सो जाएगा। अगर हमारा या काम कम कर गया, कामयाब हो गया, तो पता चल जाएगा कि वह दरिंदा कौन है। इसके बाद वजीर बकरी को लेकर घर की छत पर चला जाता है और बकरी को छत पर बांध देता है। फिर छुपकर इस घर से बाहर चला जाता है और वजीर जाते वक्त इस बूढ़ी औरत और इसकी बेटियों से कहता है कि आप लोग आराम से सो जाएगा, ये मत सोचिएगा कि आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचेगा। फिर वजीर 2 सिपाहियों से बोलता है कि आप दोनों इस बूढ़ी औरत के घर पर पहरा लगाइए। और फिर वजीर लड़कियों को तमाम बात समझा देता है कि तुम्हारे घर पर ऐसी कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे पता चल जाए कि हमने जाल बिछाया हुआ है। उसके बाद वजीर बादशाह सलामत के पास महल में चला जाता है। बादशाह सलामत उसी बात को लेकर काफी परेशान होता है। बादशाह सलामत वजीर से कहता है कि ये वजीर, तुमने बकरी को वैसे ही पहुंचा दिया जैसे हम चाहते थे। वजीर कहता है, हां बादशाह सलामत, मैं बकरी को वहां पर बांध दिया है और अपने मकसद के मुताबिक का सारा काम करके आ गया हूं। वजीर बादशाह सलामत को कहने लगा कि ये बादशाह सलामत, आप भी आराम से सो जाइए। बादशाह सलामत कहने लगा कि मैं कैसे सो सकता हूं, वह मजलूम औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। मुझे ऐसे में नींद नहीं आएगी जब तक इस जालिम शख्स को पढ़कर उसको सजा ना दे दूं। तब तक बेहाल आधी रात को उस बूढ़ी औरत के घर पास एक आधी रात को एक साया सा लहराता दिखाई देता है। वह शख्स छत पर आकर छत से जहन में आ जाता है। बकरी ने जब इस शख्स को छत पर देखा तो बकरी एकदम से चिल्लाने लगी। उस वक्त आधी रात का वक्त हो चुका था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और आधी रात को बकरी की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। जो सिपाही चुप कर पहरा दे रहे थे, उन लोगों को जब बकरी की आवाज सुनाई दी, उनको पता चल गया कि घर में कोई दाखिल हो चुका है और मकसद यही था कि इस बकरी को छत पर बांधने का कि कोई शख्स आएगा और बकरी उसको देखेगी और बोलने लगेगी, चिल्लाने लगेगी और सिपाही सुनकर चुकाने हो जाएंगे। जब वह शख्स घर के कमरे में आया तो सिपाहियों को भी पता चल गया बकरी के बोलने से, और बाकी बूढ़ी औरत और इसकी बेटियों को भी पता चल गया कि बकरी बोल रही है। इसका मतलब है कि घर में कोई घुस आया है, वह भी टोटी। चुकाने हो जाते हैं बकरी के बोलने से। सिपाहियों को भी पता चल जाता है और सिपाही घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब उस शख्स ने अंदर सबको जगाते हुए देखा तो पास पर पीछे की ओर भागने लगता है और पीछे की ओर से 2 सिपाही आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा लपेटा हुआ था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। जब इस आदमी के चेहरे पर से सिपाहियों ने कपड़ा हटाया तब वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान हो गईं और सुबह हो गई। बादशाह का दरबार लगा हुआ था और वह आदमी बादशाह के सामने घुटने के बल बैठा हुआ था। इस आदमी के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। इस वक्त इस आदमी का चेहरा अच्छे से दिखाई दे नहीं रहा था। वह बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां भी जाग जाती हैं। बादशाह सलामत बाकी लोगों को बाहर भेज देता है। अब सिर्फ वह मुजरिम बादशाह सलामत, वजीर और बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां वहां पर मौजूद थीं। बादशाह सलामत उस शख्स से कहने लगा, क्यों भाई, अब इतना तो बता दे कि तुझे मेरा खौफ नहीं रहा कि जब या तुम्हारा मुजरिम पकड़ा जाएगा तो उसकी सजा मौत से कम नहीं होगी। बादशाह सलामत सिपाहियों से कहता है, इस आदमी के चेहरे से निकाब हटाया जाए ताकि मैं भी देखूं
कि मेरी सल्तनत में किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो इस मजबूर बूढ़ी औरत की 4 बेटियों को हमला कर दे। जब इसके चेहरे से नकाब हटाता है तब वह बूढ़ी औरत उसके करीब आती है और उसके मुंह पर थूक दे मरती है और कहती है, ये दरिंदे, ये इंसान, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों की जैसी है, यह तेरी सखी भतीजियां है, इनके साथ तुमने इतनी गंदी हरकतें की है। जो चाचा होता है वह बाप के समान होता है, तुझे शर्म नहीं आई? अपनी सखी भतीजियों के साथ ऐसा काम करते हुए बूढ़ी औरत अपने देवर के चेहरे पर थप्पड़ मारती है। बादशाह सलामत गुस्से से कहता है, अगर कोई गैर होता तब हम समझते, लेकिन तुम सके चाचा हो, बाप की तरह हो, तुम्हें शर्म नहीं, तुम्हें गैरत नहीं आई? अरे क्या चाचा उनके बाप नहीं तो चाचा की जिम्मेदारियां नहीं थी? अपनी भतीजियों का ख्याल रखना, उनके अच्छी जगह रिश्ते करवाने का फिक्र करता, और तुम चाचा, तुम डाकू बने रहे। इसके बाद भी वह शख्स कहने लगा, ये बादशाह सलामत, मैं इन लड़कियों का चाचा हूं, ये हमारे घर का मामला है, आप इस मामले से दूर रहे। बादशाह सलामत तलवार निकालकर उसके सर पर रख देता है और कहता है कि सच सच बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब उस शख्स के चेहरे पर खौफ आता है और वह बताता है, ये बादशाह, हम 2 भाई थे, मेरा भाई मुझसे बड़ा था, मेरे भाई की तो शादी हो गई, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी बहुत फिक्र करता था क्योंकि मैं उसका छोटा भाई था। लेकिन जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई, उसके बेटियां हुई, उसके सर पर तमाम जिम्मेदारियां आन पड़ी, तो मेरे भाई का ध्यान मुझ पर कम आने लगा और अपने घर वालों पर ज्यादा आने लगा। तब मेरे भाई का ध्यान मुझ पर से हटने लगा। अब वह सारा ध्यान अपनी बीवी और बेटियों पर देता था। मेरे दिल में मेरे भाई के लिए नफरत पैदा होने लगी कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता है, और भाई से नफरत करने के नतीजे से मैं अपनी भाभी और भतीजियों से भी नफरत करने लगा। इसके बाद मेरा भाई बीफ ऑफ पा गया। जब मेरे बड़े भाई की बड़ी बेटी जवान हुई तो वह बहुत ही खूबसूरत थी। मेरा दिल इस पर आने लगा। मेरी नींद जब खराब होने लगी तो मैंने भाभी से कहा कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दे। लेकिन मेरी भाभी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी भतीजियां जवान थीं, उनकी शादियां नहीं हो रही थीं, खूबसूरत भी थी। जब मैं अपनी भतीजियों को दिखाता था तो मेरे दिल में गंदगी पैदा हो जाती, मेरा दिल मजबूर दिल हो जाता था। मेरी भतीजी बहुत खूबसूरत है, ये बाहर जाएंगे, इनकी शादियां हो जाएंगी, तो मैं खुद ही इनके साथ ये गलत हरकत कर लूं। इसके बाद मेरे दिल में शैतान पैदा हो गया। एक हकीम के पास गया और कहा, मुझे ऐसी जड़ी बूटियां दो जिसे सूंघने से तमाम लोग सो जाएं और सो जाने के बाद कोई भी हरकत ना करें। तभी से वह जड़ी बूटियां लेकर घर की छत से सहन करके अंदर आ जाता और फिर भाभी और इन भतीजियों को वह जड़ी बूटियां सूंघा देता। उनको सूंघने से वह 4-5 घंटों के लिए बेहोश हो जाती थी। फिर मैंने जिसके साथ बदका करनी होती थी, मैं उसके साथ बदका कर लेता, फिर उसको इसकी हालत में छोड़ देता था जैसे उसको कुछ भी पता ना चल पड़े, उसको कपड़े पहना देता था और फिर मैं घर वापस आ जाता था। जब मेरी भतीजी सुबह उठती थी तो उनको मालूम भी नहीं होता था कि उनके साथ क्या हुआ है, और यह काम मैं कई सालों से कर रहा था। लेकिन इस बार मैं छत पर बकरी को देखकर समझ जाता कि यह बकरी मुझे चारा बनाने के लिए बांधी गई है, तो मैं वापस चला जाता। मैंने सोचा, मेरी भाभी ने यह बकरी दूध लेने के लिए बंधी है और छत पर बांधी है। मैं इस वक्त बकरी पर ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान बदका की तरफ था। इसके बाद वह शख्स अपना सारा गुनाह मान लेता है, अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है। तू बादशाह सलामत, वजीर को इशारा करते हैं। वजीर अपनी तलवार लेकर उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद उसका शरीर थोड़ी देर के लिए तड़पता है और फिर सजा के तौर पर ठंडा हो जाता है। इस तरह इस दरिंदे जालिम चाचा को सजा मिल जाती है। फिर बादशाह सलामत इस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहता है, ये अम्मा, अगर आप यह बात मुझे बता देती तो आपकी 3 बेटियों को यह दुख नहीं झेलना पड़ता। लेकिन मेरा आपसे यह वादा है, आपकी इन 4 बेटियों को मैं ये खुशियां दिलवा दूंगा जिनकी यह हकदार है। फिर बादशाह सलामत अपने तेज तरार 4 सुलझे हुए सिपाहियों से चारों लड़कियों की शादी करवा देता है और बहुत सारा माल और दौलत भी साथ में देता है।
इसके बाद वह बूढ़ी औरत रोकर बादशाह सलामत का शुक्रिया अदा करती है। फिर बादशाह सलामत कहता है, अब आप बेफिक्र हो जाएं। जब आपकी 3 बेटियां जवान हो जाएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके लिए भी अच्छा सा लड़का देखकर इनकी भी शादियां करवा दूंगा। ये थी एक बादशाह। इंसाफ पसंद कहानी जो चाचा बाप की तरह होता है। इस कहानी से यह सीख भी मिलती है, अगर किसी पर कोई जुल्म हो रहा है उसको अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर वह शख्स कमजोर रहेगा, बाकी दुनिया के डर से खामोश रहेगा, तो दुनिया उसको नोच कर खा जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी जरूर करिएगा। इससे हमें और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलता है।